आइए देखते हैं एक्यूट डिजीज़ की केस टेकिंग कैसे करते हैं। इसके पहले हमने बेसिक्स केस टेकिंग का पूरा जाना था कि कैसे किसी केस को लेते हैं। अब एक्यूट डिजीज़ में हमने जो बेसिकली 10 पॉइंट देखे थे, उन पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, क्या था वो? मोड ऑफ ऑनसेट। मोड ऑफ ऑनसेट, जब भी हम कोई केस देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना है मोड ऑफ ऑनसेट क्या है उसका। तो मोड ऑफ ऑनसेट आपका या तो सडन होगा या तो फिर ग्रेजुअली होगा। मीन्स या तो अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम होगी। सेकंड पॉइंट क्या था? चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर, अब इसका मतलब होता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, सपोज दैट कोई किसी वेदर के लिए कितना ससेप्टेबल है। जैसे कि या तो आप कोल्ड से हॉट वेदर पे जा रहे हैं, हॉट पे जा रहे हैं, या हॉट से आप कोल्ड पे जा रहे हैं, या तो फिर रेनी सीजन हो सकता है। रेनी सीजन, इसकी वजह से तो किसके लिए आप ज़्यादा ससेप्टेबल हैं? इसके चेंज इन वेदर हो जाएगा, या अचानक से जैसे आप घर पे हैं, बाहर निकल जाते, ठंडी हवाएं लगी, उसके बाद आपको दिक्कत होने लगी, या गर्मियों में है आप बाहर से आ रहे हैं और अचानक से आप तुरंत एसी में बैठ जाएंगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो हम ससेप्टेबिलिटी चेंज इन वेदर में देखेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, कॉज क्या है हमारा? कॉज क्या है? कॉज बेसिकली यहाँ पे हम 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। फिज़िकल कॉजेज़ तो नहीं है कोई, या फिर कोई मेंटल कॉज हो सकता है, या फिर आपका कोई पार्टिकुलर कॉज हो सकता है। अब जो फिज़िकल कॉजेज़ में आप देखेंगे कि ओवर ईटिंग तो नहीं कर लिया किसी, जैसे कोई प्रॉब्लम है या पेट में ही दर्द हो रहा है या कोई और भी प्रॉब्लम है, ओवर ईटिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो ये ओवर ईटिंग हो गया। मेंटल कॉज में अचानक से कुछ नहीं हुआ, शॉक हो गया, ग्रीफ तो नहीं है, या तो फिर आप कह सकते हैं कि कोई फियर तो नहीं है, फियर है, फ्राइट है, या सडन किसी का डेथ हो जाता है तो उसके बाद क्या चेंजेज आते हैं, तो सडन डेथ, ऐसा तो कोई कॉज नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत हो गई अचानक। फिर पर्टिकुलर कॉज में कोई इंजर्ड तो नहीं है, तो ये बेसिकली हम इंजरी देखते हैं। इंजरी या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ उसके बाद, तो इंजरी या एक्सीडेंट हम देखते हैं। तो ये हमारे कॉजेज़ में आ गया। फिर इसके बाद हमारा था लोकेशन क्या है। अब लोकेशन बेसिकली कहाँ पे है एक्शन, तो वो कोई भी पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है, या फिर मेनली क्या है, लोकेशन जो भी होगा वो रिफर्ड कहाँ पे हो रहा है, रिफर्ड कहाँ तक जा रहा है। मान लीजिए पेन है किसी को, तो कहाँ रिफर्ड हो रहा है, या एक्सटेंड कहाँ तक हो रहा है, एक्सटेंशन क्या है उसका, कहाँ पे जा रहा है। तो लोकेशन में ये देखना। अब लोकेशन आपका नर्व हो सकता है, मसल्स हो सकती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है, या फिर हार्ट हो सकता है, जीआईटी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है लोकेशन। फिर उसका रिफर्ड पेन कहाँ पे है, ये बेसिकली देखते हैं। लोकेशन के बाद फिर हमारा एग्रावेशन आता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो एग्रावेशन है। तो अब एग्रावेशन कब हो रहा है, किस चीज़ से एग्रावेट हो रहा है? प्रेशर से हो रहा है। ये एक एग्जांपल बता रहे हैं, प्रेशर से हो सकता है, या तो लाइंग डाउन से हो रहा है क्या, या कोल्ड से हो रहा है। कई बार होता है वार्म से होता है, वार्मथ से हो रहा है, या कह सकते हैं आपकी
ओपन एयर से प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेसिकली जिस चीज़ से भी दिक्कत होती है उसके अकॉर्डिंग हम ये लेते हैं, एग्रावेशन किससे है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा एमिलियोरेशन। तो अब पेशेंट को रिलीफ किस चीज़ से मिल रहा है, तो सारे सिम्टम्स यहाँ पे भी होगा। मान लीजिए किसी को हेडेक है और उसे दबाने से आराम मिल रहा है, या किसी को कोल्ड हो गया है और उसे वार्म से रिलीफ मिल रहा है, या कुछ लोग को होता है कोल्ड है, नाक बंद है, वो बाहर खुली हवा में निकल गए तो उन्हें आराम मिल गया। तो ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे एज इट इज़ किसी चीज़ से भी एम्लोरेशन हो सकता है, प्रेशर से हो रहा है, या कोल्ड एयर से हो सकता है एम्लोरेशन, या ओपन एयर से हो सकता है, या लाइंग से हो रहा है, ठीक है, या वार्म ड्रिंक से हो रहा है। मान लीजिए किसी को खांसी आ रहा है, अब उसमें वार्म से उसे रिलीफ मिल रहा है, किसी को कोल्ड से मिल रहा है, तो एज इट इज़ कुछ भी हो सकता है, या कोल्ड ड्रिंक से एम्लोरेशन है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था एम्लोरेशन के बाद, वो क्या था, टाइम। तो कोई टाइम मॉडलिटी तो नहीं है पर्टिकुलर, जैसे कि आप देखेंगे 12 AM से 2 AM हो गया, ये आर्सेनिक का हो गया हमारा। तो ऐसे ही मान लीजिए लाइको का है, तो लाइको का कितना है, 4 PM से 8 PM हो गया। इसी तरह मान लीजिए आपका किसी का भी कोई भी मेडिसिन आप जैसे लेंगे तो उसका टाइम आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर नहीं है। मान लीजिए सल्फ़र है, तो सल्फ़र का क्या है, मॉर्निंग 10 AM है। इसी तरह मान लीजिए नेट्रम म्यूर है, नेट्रम म्यूर, तो इसका जो टाइम है बेसिकली वो होता है मॉर्निंग 10 से 11 AM, ठीक है। अब जो भी मेडिसिन आप लेंगे तो उसमें एक कोई पर्टिकुलर टाइम है या नहीं है, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ऐसा नहीं कि सब मेडिसिन में आपको मिलेगा, बट कुछ मेडिसिन में ये मिलेगा टाइम मॉडलिटी। फिर जो हमारा नेक्स्ट है, टाइम के बाद कौन सा था, मान लीजिए सेंसेशन क्या है। टाइम के बाद हम देखते हैं एक कैसा सेंसेशन है। अब सेंसेशन कई तरह के होते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्टिचिंग पेन है, समझिए किसी को पेन हो रहा है और वो पेन कैसा है, स्टिचिंग है। किसी को पल्सेटिंग पेन हो रहा है, किसी को मान लीजिए लेंसिनेटिंग टाइप का पेन हो रहा है, लेंसिनेटिंग हो रहा है। सपोज दैट किसी को स्प्लिंटर लाइक पेन है, तो कैसा सेंसेशन है, बेसिकली हमें इसमें देखना है सेंसेशन में कि कैसा सेंसेशन हो रहा है। कटिंग है, कई सारे सेंसेशन होते हैं। आप जब सेंसेशन देखेंगे तो बहुत सारे पेन आपको सेंसेशन में मिलेंगे। स्टिकिंग होता है, ठीक है, बर्निंग हो गया। तो कैसा सेंसेशन है, बेसिकली हमें ये देखना है कि उसका सेंसेशन क्या है। और इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, हमारा कैरेक्टर कैसा है। सपोज दैट कोई डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज में क्या कैरेक्टर है उसका। जैसे डायरिया है तो फिर कैसा कैरेक्टर है। तो अब जैसे डायरिया होगा तो वाटरी है, या उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, तो स्टूल का कैरेक्टर वहाँ पे क्या है। तो कैरेक्टर में मान लीजिए स्टूल हुआ, तो स्टूल का क्या कैरेक्टर है, ऑर्डर क्या है उसका, ठीक है, और अपीयरेंस कैसा है। सपोज दैट कोराइज़ा का केस है हमारे पास, तो कोराइज़ा में कैसा है, जो डिस्चार्ज होगा कोराइज़ा में वो डिस्चार्ज कैसा है। तो डिस्चार्ज का कैरेक्टर देखना है, एक्रिड है या नॉर्मल है, ठीक है, या तो आप कह सकते हैं वाटरी है, या थिक है, या रोपी हो सकता है, ठीक है, या स्ट्रिंजी हो सकता है। तो ये सारे कैरेक्टर में आ जाएंगे हमारे कि डिस्चार्ज है तो उसका क्या कैरेक्टर है। फिर जो हमारा नेक्स्ट, जो इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम है वो क्या है, एकम्पेनिंग सिम्टम्स क्या हैं हमारे। इससे कि हमारी जो कंप्लेंस हैं वो कंप्लेंस के साथ हमारे एकम्पेनिंग सिम्टम्स क्या आते हैं। ये एकम्पेनिंग सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं। अब मान लीजिए
ये हमारे जो पेशेंट हमारे पास मान लीजिए जुखाम लेके आया, कुराइसा लेके आया, तो उसके साथ एकम्पेनिंग सिम्टम्स क्या हैं ये देखना है। या डायरिया लेके आया तो डायरिया के साथ एकम्पेनिंग सिम्टम्स क्या मिल रहे हैं। तो जब ये चीज़ें देखेंगे तो फिर हमारे यहाँ तक मेडिसिन कंफर्म हो जाती है। एक्चुअली इसी को हम कन्फर्मेटरी सिम्टम्स भी कहते हैं, कन्फर्मेटरी सिम्टम्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए एकोनाइट है, तो एकोनाइट में क्या होगा इसमें। एकोनाइट का पेशेंट जैसा कि सभी जानते हैं, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होगी, इसमें मार्क होगी, ठीक है। फियर ऑफ डेथ होता है, या कह सकते हैं फियर ऑफ एगोनी, आगे कुछ हो ना जाए, इसे आगे की चिंता पड़ी रहती है। इसके साथ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होगा पेशेंट। इसकी जो थर्स्ट होती है अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। रेस्टलेसनेस हो गया, थर्स्ट हो गया, फियर हो गया, ये एकम्पेनिंग सिम्टम्स हो गया। अब यहीं पे मान लीजिए आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक एल्ब में क्या होगा, सॉरी, तो आर्सेनिक होगा, तो आर्सेनिक में क्या है, आर्सेनिक में बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रोस्ट्रेशन मार्क हो जाएगा, प्रोस्ट्रेशन हो गया, वीकनेस हो गया साथ में, उसके बाद फास्टिडियस हो गया, ठीक है। और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है, तो एंसियस हो गया बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ये सब के साथ क्या होता है, थर्स्टी होता है आर्सेनिक भी। बट इसकी थर्स्ट कैसी होती है, सिप्स ऑफ वाटर लेता है, मतलब घूट घूट करके पानी पिएगा। इतना ज़्यादा फिजिकल एक्चुअली वीक है इतना ज़्यादा, तो फिजिकल रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। तो इसकी जो फिजिकल रेस्टलेसनेस होती है वो थोड़ा थोड़ा पानी पीने से इसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो बेसिकली हमें किन पॉइंट पे केस टेकिंग करना है, ये 10 पॉइंट पे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई भी हमारे पास एक्यूट केस आता है तो हमारे ये 10 पॉइंट पे हमारा पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब इसमें हम एक एक पॉइंट, जैसे हम 2-3 एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको मेडिसिन के, और फिर आपको हर एक एक्यूट मेडिसिन को उसी तरह से एक बार रीड करना है। जैसे जब भी आप कोई मेडिसिन पढ़ें तो उसको आप ऐसे ही पढ़ें कि आप एक्यूट का केस देख रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि दिमाग में आपके ये एक पिक्चर बन जाएगी मेडिसिन की। तो फिर जब भी कोई केस एक्यूट का आता है तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप तुरंत उसमें केस टेकिंग आराम से कर पाएंगे। अब जैसे कि देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एकोनाइट। सोचिए आप, कोई केस आया और हम एकोनाइट का देख रहे हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे हम एकोनाइट की केस टेकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। मेरे बताने का मतलब है कि यहाँ तक आपको आते आते देखिएगा एकोनाइट पूरी मेडिसिन लगने लगेगी कि हाँ एकोनाइट है। जैसे अब एकोनाइट का मोड ऑफ ऑनसेट कैसा होगा, सडन है, ठीक है। चेंज इन वेदर क्या होता है, अब इसमें कैसा होता है एकोनाइट को सभी जानते हैं कि इसको ड्राई कोल्ड एयर से दिक्कत होने लगती है, ड्राई कोल्ड एयर या ड्रॉट ऑफ एयर, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, इनसे एकोनाइट को दिक्कत होती है। या कोई भी कंप्लेंट्स आ सकती है, कोराइजा आ सकता है, डायरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एकोनाइट में क्या कॉज होता है, मोस्टली आप लोग देखते हैं ये जब सडन हो रहा है तो क्या हुआ, सडन में या तो किसी की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पे कॉज क्या आएगा, सडन डेथ हो सकती है। या तो फियर बहुत ज़्यादा है, एकोनाइट को फियर है, फ्राइट है, ठीक है, फियर, फ्राइट, सडन डेथ, या कोई शॉक लग गया उसके बाद दिक्कत होने लगी, तो ये एकोनाइट का हो गया। अब लोकेशन क्या है, लोकेशन मसल्स होती हैं मोस्टली, जैसे मसल्स हैं, नर्व पे है,
या हार्ट पे हो सकता है लोकेशन इसका। अब कंप्लेंट्स या तो नर्व की आ सकती है, या तो मसल्स की आ सकती है, या तो हार्ट की आ जाए। पेशेंट आ जाए आपके पास आ गया, मान लीजिए उसको एंजाइना हो गया, तो कहाँ लोकेशन होगा, हार्ट पे ही होगा। या उसका बीपी बढ़ गया, आपके पास आया बीपी बढ़ गया, तो कहाँ लोकेशन है, हार्ट पे ही है इसका। तो अब बेसिकली मेरे बताने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंप्लेंट्स है उसमें, और हम वो लोकेशन क्या है उसका ये देखना है। अब जैसे मान लीजिए बीपी के केस में है, तो बीपी है या एंजाइना है, ये सब में जो ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी को फर्स्ट टाइम पे हुआ है, अचानक से किसी का बीपी बढ़ गया, रेज कर गया, तो उसमें एकोनाइट तुरंत उसको ठीक कर देता है। बहुत बार इससे हमने ठीक किए पेशेंट, तुरंत बीपी डाउन करेगा, आधा एक घंटे के अंदर ही बीपी डाउन होने लगेगा। अब ऐसा ही एंजाइना में है, बहुत अच्छा काम करेगा। बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं कि हर बार काम करता है, आपको एक अटैक बचा देगा। जैसे आपने मेडिसिन लिया तो तुरंत आपको आराम मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं कि दोबारा भी आपको उतना ही अच्छा काम करेगा, फिर आपको कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना पड़ेगा। एक्यूट के लिए है, जैसे फर्स्ट टाइम पे पेशेंट आता है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो आप दे सकते हैं। अब एग्रावेशन इसका कब होता है एकोनाइट का? एग्रावेशन का जो इसका टाइम है बेसिकली वो प्रेशर से होता है। एकोनाइट में जो एग्रावेशन है प्रेशर से एग्रावेट होता है, ये टच से एग्रावेट होता है। प्रेशर हो गया, टच हो गया, कोल्ड एयर से एग्रावेशन होता है। प्रेशर से हो गया, टच से, कोल्ड एयर। नाइट में एग्रावेशन होता है इसका, इवनिंग में होता है। तो ये सारे एग्रावेशन के टाइम, ये हो गया कि एग्रावेशन इस टाइम पे है। आराम कब मिलता है इसको? अब इसको जैसे कोई भी कंप्लेंट से तो कैसे आराम मिलता है? ओपन एयर से मिलता है। अब यहाँ पे देखिए कोल्ड एयर और ओपन एयर दोनों में बड़ा डिफरेंस है। कोल्ड एयर जैसे ड्राई कोल्ड एयर, ये जो हवाएं चलती हैं। अब ओपन एयर जैसे अपने रूम से बाहर बैठा, थोड़ा खुले में गया, उसे आराम मिलने लगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइम क्या है? टाइम एज सच मान लीजिए कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेंसेशन कैसा है? तो इसमें जो सेंसेशन होते हैं वो स्टिकिंग सेंसेशन होता है, स्टिकिंग सेंसेशन है इसका। और टीयरिंग सेंसेशन कह सकते हैं, जैसे कुछ फाड़ रहा है ऐसा लगता है इसको, या कुछ चुभ रहा है, जैसे स्टिक कर रहा है, सुई खींच रही। तो खींचना स्टिचिंग सेंसेशन भी होता है, स्टिचिंग भी है, स्टिकिंग भी है, दोनों तीनों चीज़ें हैं इसमें। अब अभी एक क्लास हम लेंगे सेंसेशन के बारे में, सारे सेंसेशन डिस्कस करेंगे, कैसे सेंसेशंस होते हैं। अब कैरेक्टर क्या है? तो यहाँ पे जैसे किसी कंप्लेंट्स के लिए आया तो उसमें कैरेक्टर देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे अभी पेशेंट हमारे पास एंजाइना लेके आ रहा है, तो फिर वहाँ पे कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं है। यहीं पे अगर डायरिया हुआ है तो फिर, अब डायरिया है तो फिर डायरिया में हम क्या देखेंगे? स्टूल का कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है, कैसा है स्टूल। या यहीं पे कोराइज़ा लेके आया मान लीजिए आप पेशेंट, तो कोराइज़ा में फिर हम कैरेक्टर देखेंगे, डिस्चार्ज कैसा है उसका, तो हम डिस्चार्जेज का कैरेक्टर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिस्चार्जेज का क्या है, ऑर्डर क्या है, कैरेक्टर क्या है, थिक है, रोपी है, स्ट्रिंजी, जैसा कि हमने आगे बताया। तो वो सारी चीज़ें फिर हम यहाँ पे डिस्चार्जेज का कैरेक्टर देखेंगे। कंपेनिंग सिम्टम इसका क्या है? रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है। उसके साथ में क्या है? बहुत ज़्यादा पेशेंट थर्स्टी है, प्यास बहुत लगती है। और नेक्स्ट सिम्टम क्या है? फियर ऑफ डेथ है, मतलब तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुई और उसके बाद उसको ऐसा लग रहा है मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे जल्दी ले चलो। इतना ज़्यादा घबरा जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि पूछिए नहीं। और थर्स्ट, थोड़ा पानी पिएगा फिर पिएगा, मतलब थर्स्ट इसकी कैसी है? अनक्विंचेबल थर्स्ट होती है। पानी पिएगा, इसको बोध नहीं लगता, पानी पीता जाएगा पर इसे बोध नहीं लग रहा, फिर से पानी पीने की इच्छा हो रही है, ठीक है। फियर ऑफ एगोनी है, मतलब आगे कुछ गलत ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास पेशेंट चाहे किसी कंप्लेंट्स के लिए आ रहा है, एंजाइना के लिए आ रहा है, या हाइपरटेंशन के लिए आ रहा है, या डायरिया के लिए, या कोराइज़ा के लिए। अब हमारा एक पिक्चर हमें दिमाग में है हमें कि अगर एक्यूट केसेस है और हमारे साथ ऐसे ऐसे उसके साथ जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर ये चीज़ें मिल रही हैं
तो फिर हम उसको एकोनाइट दे देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें एक्यूट की केस टेकिंग करनी है। अब एक मेडिसिन और देख लेते हैं, उसके बाद क्रॉनिक केस टेकिंग डिस्कस करेंगे। अब ऐसे आपको कई सारी मेडिसिन का प्रैक्टिस करना है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये दिमाग में आपकी चीज़ें बैठ जाएंगी। तो एक्यूट में आपको ये 10 पॉइंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पेशेंट आया, आपने उससे 2-4 चीज़ें पूछी और वहीं से आपको तुरंत कंफर्म होगा कि हाँ कैसे हुआ। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे हम देखते हैं कि एलोज, मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया, उसको डायरिया है, सपोज दैट। अब मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए पेशेंट डायरिया का आया, आपने पूछा कब से हुआ, तो पेशेंट ने बोला मुझे धीरे धीरे हुआ, ऐसा नहीं है कि मुझे आज ही हुआ, कल शाम तक मैं ठीक था और सवेरे में गया तो मुझे ऐसा लग रहा है पेट में दर्द है और डायरिया हो गया। तो ऑनसेट क्या है, ऐसा भी, अब इसमें ऐसा कोई कॉज तो है नहीं है, तो सडन हो गया, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, सडन भी हो सकता है या ग्रेजुअली भी हो सकता है। तो अभी आपको इसमें कंफर्म नहीं है तो कोई बात नहीं। उसने बोला मुझे मॉर्निंग से डायरिया हो रहा है और मैं इससे परेशान हूँ। अब वेदर चेंज का कोई मतलब नहीं डायरिया में, ठीक है, वो ना कहीं गया है, वो घर पे ही है, रात में सोया था और अचानक से उसे दिक्कत हो गई तो घर पे ही था, तो उसे ऐसा कोई नहीं। अब कॉज भी यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई ओवर ईटिंग किया आपने पूछा, नहीं किया उसने, कोई मेंटल कॉज नहीं, कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं। अब लोकेशन जीआईटी है, डायरिया है तो जीआईटी पे हो गया, रेक्टम आपका अफेक्टेड हुआ, ठीक है, जीआईटी और रेक्टम दोनों चीज़ें। अब हो सकता है, अब आगे क्या कंप्लेंट्स बताता है। अब एग्रावेशन क्या है, अब उसने कहा कि मुझे एग्रावेशन में जब पूछेंगे तो मॉर्निंग से ही हुआ, तो मॉर्निंग एग्रावेशन हो गया, मॉर्निंग में जैसे ही उठा वैसे ही उसे दिक्कत होने लगी तो मॉर्निंग एग्रावेशन हो गया। और आपने पूछा खाने पीने से स्टूल बढ़ रहा है या नॉर्मल है, तो ऐसा कुछ नहीं बता रहा वो, कोई बात नहीं। आराम कैसे मिल रहा है, अब आराम का भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अब मान लीजिए इसी में वो कहता है कि मुझे डायरिया है, डायरिया के साथ मुझे हल्का पेन हो रहा है, अब आराम कैसे मिल रहा है उसमें। अब मान लीजिए वो कह दिया कोल्ड से आराम मिल रहा है मुझे, तो ठीक है, हमने कोल्ड लिख लिया, कोल्ड एप्लीकेशन या कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक्स। तो मान लीजिए उसने बोला कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिल रहा है, कोल्ड एप्लीकेशन लिख दिया हमने। टाइम है कोई पर्टिकुलर नहीं है। सेंसेशन कैसा लग रहा है, अब हम जब सेंसेशन देखेंगे तो अब पूछेंगे, वो कह रहा है मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि पेट से नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ खिंच रहा है नीचे की तरफ, भारी सा लग रहा है, इसको ड्रैगिंग सेंसेशन बोलते हैं। तो मान लीजिए ड्रैगिंग सेंसेशन बताया पेशेंट ने, ठीक है, ड्रैगिंग सेंसेशन है। या कह सकते हैं कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, तो या कह रहा है पेट गुड़गुड़ा रहा है, गुड़गुड़ाहट के साथ है, तो इसको रंबलिंग बोलते हैं, ठीक है, गुड़गुड़ाहट, रंबलिंग, गर्गलिंग। तो ऐसे साउंड हो रहा है उसको, और उसके बाद तुरंत डायरिया जाना पड़ता है, स्टूल के लिए जाना पड़ता है, तो डायरिया हो गया। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो अब पूछेंगे स्टूल कैसा है आपको, अब डायरिया है तो स्टूल कैसा है, तो उसने बोला वाटरी स्टूल है, वाटरी स्टूल है और मैं जाता हूँ तुरंत मुझे जाना पड़ता है, ऐसा लगता है कि गैस भी पास हो रही है तो कहीं स्टूल ना पास हो जाए। मान लीजिए ये बोलता है कि गैस पास हो रही है, गैस के साथ स्टूल ना पास हो जाए और मुझे बहुत तेज़ की लगती है और तुरंत मुझे जाना पड़ता है, ठीक है, तो इसको गसिंग वाटरी डायरिया, ठीक है, गसिंग के साथ है, तुरंत जाना पड़ रहा है, वाटरी है। कोई ऑर्डर कैरेक्टर, और हम पूछेंगे कि ऑर्डर कैसा है, स्मेल वगैरह और कोई दिक्कत, तो वो कुछ नहीं बोल रहा, कह रहा अब यहीं पे गसिंग के साथ लंपी स्टूल कह दिया, ठीक। अब जब ये चीज़ें बता दिया उसने, तो फिर अब यहाँ पे कन्फर्मेटरी सिम्टम्स क्या, अब उसने एक चीज़ और बोली, आपने ध्यान दिया हो कि उसको लगता है कि गैस पास हो रही है, उसके साथ भी फ्लैटस के साथ भी उसे स्टूल पास हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम इसको कहते हैं। मतलब वो रेक्टम उसका इतना इनसिक्योर है कि उसको गैस के साथ भी स्टूल पास हो सकता है, तो इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बेसिकली देखेंगे, और अभी हम कन्फर्मेटरी सिम्टम्स और पूछेंगे क्या हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है और तो कोई बात नहीं है।
बट अब ये सारी चीज़ें अगर मिल रही हैं तो फिर यहाँ पे कौन सी मेडिसिन आपके दिमाग में आना चाहिए? सबसे जो पहली मेडिसिन होती है इसमें एलोज। तो ये एलोज के सिम्टम्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो ऐसे ही अगर डायरिया का पेशेंट है तो फिर यहाँ पे हम एलोज दे देंगे। तो ये बेसिकली हमें चीज़ें देखनी है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम एक केस और देखते हैं इसी में। सपोज दैट पेशेंट आता है कोराइजा लेकर, आपको जुखाम के लिए आता है, तो फिर वहाँ पे क्या पूछना है हमें? अब मान लीजिए कोराइजा है किसी को, ठीक है। अब कैसे हुआ? तो पेशेंट कल गया था बाहर, मान लीजिए उसने बाहर गया और बाहर उसने ठंडी चीज़ें या आइसक्रीम खा लिया, उसके बाद उसे कोराइजा हो गया। तो मोड ऑफ ऑनसेट कैसा हुआ? आइसक्रीम तुरंत खाया, तुरंत तो दिक्कत नहीं हुई, वो धीरे धीरे रात तक में और सवेरे उसे कोराइजा लगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ग्रेजुअली हो गया कि धीरे धीरे हुआ हमारा। फिर वेदर चेंज का क्या है? बाहर गया तो इस समय ठंडियाँ चल रही हैं, तो कोल्ड हो सकता है एक यहाँ पे कि कोल्ड एक्सपोजर हुआ, और उसके बाद उसको कोल्ड एक्सपोजर, और उसके बाद क्या हुआ? उसने आइसक्रीम खा भी लिया। तो कॉज क्या है यहाँ पे? क्या लेंगे हम? ओवर ईटिंग तो है नहीं, तो क्या कॉज हो सकता है? कोल्ड एक्सपोजर और टेकिंग आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम, इसके बाद उसे सवेरे कोराइजा हो गया, तो ये हमारा कॉज में आ जाएगा। अब यहाँ पे मेंटल कॉज कुछ है नहीं, पर्टिकुलर में कुछ है नहीं ऐसा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो गए बाहर और उन्होंने क्या किया? आइसक्रीम खा लिया या कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया? उन्हें कोराइजा हो गया। बेसिकली ये देखना है हमें। लोकेशन क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब कोराइजा हुआ तो कहाँ पे होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन है, नोज की मेम्ब्रेन है हमारी, तो म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड हो गई। एग्रावेशन किस चीज़ से हो रहा है? सपोज दैट कोल्ड से होता है। कोल्ड से वो कह रहा है मैं बाहर जा रहा हूँ, ठंडी हवा लग रही है, मुझे छींकें आ रही हैं और उससे मेरी नाक और ज़्यादा बहने लग रही है, ठीक है। कोल्ड है, कोल्ड एयर हो गया, एग्रावेशन हो रहा है। बंद कमरे में हूँ तो मुझे आराम मिल रहा है, वार्म से रिलीफ है उसे, वार्म से, और वार्म ड्रिंक्स से रिलीफ मिल रहा है, गरम से उसे आराम मिल रहा है, क्लोज्ड रूम में आराम मिल रहा है, क्लोज रूम पे आराम मिल रहा है। तो मतलब बाहर निकलने पे दिक्कत बढ़ रही है, अंदर है वो रूम के अंदर, या चाय पी रहा है या कुछ गर्म पी रहा है, तो उसे उससे आराम मिल रहा है। टाइम क्या है? टाइम एज सच अभी मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी कल सवेरे से ही आज हुआ है तो उतना ज़्यादा टाइम मार्क नहीं है। बट अगर 2-3 दिन से हो रहा है तो पेशेंट बोलता है कि मुझे रात में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो रात में किस टाइम पे दिक्कत होती है? तो उसने मान लीजिए बोला 12 से 2 के बीच दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये हो सकता है एक टाइम मॉडलिटी, क्योंकि अगर नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है तो कोई हमें परेशानी नहीं। अगर एक ही दिन से दिक्कत है तो फिर टाइम को बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। सेंसेशन कैसा लग रहा है? अब यहाँ पे हम सेंसेशन देखेंगे, तो अब उससे पूछेंगे कोराइजा में कैसा सेंसेशन है उसे, तो सेंसेशन एटलीस्ट कोराइजा में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए हो सकता है उसका डिस्चार्जेज की वजह से कोई सेंसेशन आए तो अलग बात है, बट मान लीजिए अभी नहीं है कोराइजा में सेंसेशन तो कोई बात नहीं। अब कैरेक्टर क्या है उसका? तो डिस्चार्ज है, उसने कहा कोराइजा है तो ये डिस्चार्ज हुआ। अब डिस्चार्ज में कैरेक्टर क्या है? मैं बस समझाना चाहता हूँ आपको कि कैसे करते हैं केस सॉल्व। डिस्चार्ज में क्या कोराइजा का जैसे कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पे हमें देखना है एक्यूरेट तो नहीं है डिस्चार्ज, उसने बोला नहीं, तो कैसा डिस्चार्ज है? उसने बोला वाटरी डिस्चार्ज है, वाटरी डिस्चार्ज, नाक से पानी जैसे टपक रहा है, उसने बोला वाटरी डिस्चार्ज है, और उसके साथ मुझे स्नीजिंग हो रही है। और कोई दिक्कत आप पूछेंगे इसमें डिस्चार्ज में, तो और कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ठीक है। अब अगला हम कन्फर्मेटरी सिम्टम्स पूछेंगे। अब उससे हमने पूछा प्यास लग रही है या नहीं लग रही। अब कन्फर्मेटरी में जो एकम्पेनिंग सिम्टम्स होते हैं इसमें हम तीनों चीज़ें से कन्फर्मेशन लेते हैं। या तो मेंटल जनरल हमें कुछ मिलना चाहिए, या तो हम फिजिकल जनरल से हम देखेंगे,
क्या है, फिजिकल जनरल्स। और ये तो फिर हमें कोई पर्टिकुलर कंप्लेन की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर में कोई उसका पेक्यूलियर कॉम्बिनेशन मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अब मान लीजिए पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है उसको इसके साथ में, ठीक है, बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस जिसको बोलते हैं, और एंजाइटी हो रही, रेस्टलेसनेस हो रही है, वीकनेस लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक, ये सारी चीज़ें हो रही साथ में, और उसके साथ प्यास लग रही है। और पूछेंगे कितना पानी पी रहे हैं आप, तो वो बोलेगा बस एक एक घूंट करके पी रहा हूँ, सिप्स ऑफ वाटर होते हैं जो, सिप्स ऑफ वाटर, एक एक घूंट करके पानी पी रहा हूँ, और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक, फियर, डर, वीकनेस, ये सारी चीज़ें साथ में अगर मिल रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिर पेशेंट को हम क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, आर्सेनिक प्रिस्क्राइब कर देंगे। अब एक्यूट है तो पोटेंसी आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, पेशेंट कैसा है, देखने में क्या है। अभी पोटेंसी के बारे में जब हम आगे एक क्लास लेंगे तो पोटेंसी कैसे सिलेक्ट करते हैं वो चीज़ें हम डिसाइड करेंगे, कैसे देते हैं। 30-200 आप दे सकते हैं। अब जैसे 200 देंगे तो 2 से 3 डोज देंगे, 30 देंगे तो हम वाटर डोज भी दे सकते हैं। अब वो ऑन कंडीशन कैसा है पेशेंट और कैसी उसकी दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग हम पोटेंसी का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे एक्यूट केसेस को सॉल्व करेंगे। एक्यूट केस को सॉल्व करने का ये तरीका है, ठीक। अब एक्यूट डिजीजेस का केस टेकिंग पूरा कंप्लीट हो गया। तो जब भी अब हम कोई मेडिसिन पढ़ेंगे तो किसी भी मेडिसिन को पढ़ेंगे, अगर हम कोई भी अगर मेडिसिन पढ़ते हैं तो हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारा एक्यूट में जैसे ये जो 10 पॉइंट्स हैं तो इन 10 पॉइंट्स को हमें दिमाग में रख के हमें किसी भी मेडिसिन को पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि जैसे एक्यूट का पेशेंट आ रहा है तो हमें बहुत लंबा केस टेकिंग नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे आपने देखे कि 10 पॉइंट में 4 ही 5 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनकी बेसिस पे हमारी मेडिसिन सेलेक्ट हो जाती है। अब सपोज दैट एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई पेशेंट आया, अब वो कल शादी में गया था, शादी में जाने की वजह से क्या हुआ, उसने वहाँ पे ओवर ईटिंग किया, उसके बाद उसे मॉर्निंग में जो पेट में दिक्कत हो गई और डायरिया हो गया या पेट डिस्टर्ब हो गया या पेट में दर्द हो रहा है। तो आपके पास पेशेंट क्या लेके आया, कॉलिक लेके आया, कॉलिक है, ठीक है, और इसकी वजह से नॉजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। मान लीजिए ये तीनों चीज़ें पेशेंट लेके आया आपके पास। अब आपने यहाँ पे उससे पूछा ये कब से हुआ, उसने कहा कल मैं शादी में गया था और वहाँ पे मैंने खाना खाया, उसके बाद से हो गया। आप शादी में जानते हैं आप सब ऑयली स्पाइसी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, कॉज मिल गया। चेंज ऑफ वेदर का कोई मतलब नहीं था, कॉज मिला, क्या हुआ, फैटी फूड या ऑयली फूड, ठीक है। अब वहाँ पे उसने अच्छे से खाया, ओवर ईटिंग भी हो गई, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। अब इसके बाद आपने पूछा दिक्कत क्या है, तो वो ये सारी दिक्कतें तो उसने पहले बता दिया, ठीक है। और कब बढ़ रहा है, कब हो रहा है, कब कम हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से यहाँ पे एग्रावेशन एम्लरेशन उसे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब एग्रावेशन आपने पूछा, कुछ नहीं मिला। एम्लरेशन पूछा, वो बोल रहा है कि मुझे ओपन एयर से रिलीफ मिल रहा है, ओपन एयर से रिलीफ मिल रहा है। एग्रावेशन में आपने कहा तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही और मैं खा ही नहीं पा रहा, कुछ थोड़ा सा भी खा रहा हूँ तो मुझे और दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे ईटिंग मान सकते हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग, ना खाना खा रहा ना पानी पी रहा, क्योंकि इसी से दोनों से उसका नॉजिया वोमिटिंग और कॉलिक बढ़ रहा है। तो कॉज हो गया, कॉज हो गया, एग्रावेशन हो गया, एम्लरेशन हो गया। अब पार्ट क्या इफ़ेक्टेड हुआ, आप देख ही रहे हैं, जीआईटी इफ़ेक्ट हुआ जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हो रही। तो ये आ गया। फिर यहाँ पे सेंसेशन कैसा है, दर्द किस तरह का हो रहा है आप पूछेंगे। तो दर्द में पेशेंट ने बोला पेट में मुझे कभी यहाँ, मान लीजिए एब्डोमेन है, कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ।
तो पेशेंट बोल रहा है, इसको हम बोलते हैं वांडरिंग पेन। तो बोल रहा है चारों तरफ पेट में दर्द हो रहा है, तो ये कैसा पेन हो गया, वो ये वांडरिंग पेन हो गया हमारा। ठीक है, अब अगला फिर हम पूछेंगे। ठीक है, अब जैसे नौजिया है तो क्या वोमिट और कोई दिक्कत है, स्मेल से दिक्कत है या किसी चीज़ से पूछेंगे। तो अगर कुछ नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं, अगर वोमिटिंग है तो कैसी हो रही है, तो उसने बोला जैसा मैं खा रहा हूँ, जैसे या जो भी मैंने खाया तो पहली वोमिटिंग में आया, उसके बाद जो भी है जैसे पानी पिया तो पानी की ही वोमिट हो गई, या कुछ निकल नहीं रहा, बार बार मैं वोमिटिंग के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा पानी निकलता है। तो यहाँ पे वोमिटिंग का कैरेक्टर देखेंगे तो क्या है, कुछ नहीं मिला हमें, वाटर ही आ रहा है ना, वाटरी हो गया। अब यहाँ पे अगला जो हमारा होगा कन्फर्मेटरी, क्योंकि यहाँ से इतना चीज़ें पूछा हमने, अब कन्फर्मेशन क्या करना है हमें। तो अब हमारे दिमाग में पहली मेडिसिन क्या आना चाहिए, अगर फैटी फूड या ऑयली फूड या ओवर ईटिंग के बाद पेशेंट आ रहा है तो हमारे दिमाग में 2-3 मेडिसिन आना चाहिए सबसे पहले। जैसे कि पहली मेडिसिन हमारी पल्स आ गई, फिर दूसरी मेडिसिन हमारी कार्बोबेज आ गई, तीसरी मेडिसिन हमारी आर्सेनिक आ सकती है। ठीक है, चौथी मेडिसिन हमारी नक्स हो सकती है। तो अब इन 4 मेडिसिन मान लीजिए हमारे दिमाग में आई, अब हमें चारों को कंफर्म करना है, नक्स को कंफर्म करना है। नक्स भी ओवर ईटिंग की मेडिसिन है, ओवर ईटिंग के लिए नक्स भी यूज करते हैं, बट क्या है, इसको लव फैटी फूड है। ठीक है, फैटी फूड पसंद है, फैटी फूड इसको बहुत ज़्यादा, नक्स भूमिका हमारा फैट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ऑयली, फैटी, स्पाइसी, स्टिमुलेंट वाली ये सारी चीज़ें पसंद करता है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, अगर हमें नक्स कंफर्म करना है तो पहली चीज़ ये सबके डिज़ायर होना चाहिए, दूसरी चीज़ पेशेंट को चिली है या नहीं है ये देखना है हमें। ठीक है, चिलीनेस के साथ तो नहीं है उसको, स्टूल वगैरह या पेट दर्द, जैसे पेट दर्द हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, या स्टूल जा रहा है तो उसमें चिलीनेस के साथ हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सिम्टम तो नहीं मिल रहा। फिर उसका एंग्री तो नहीं है, कुछ चीज़ें और देखेंगे, जैसे मेंटल में बहुत ज़्यादा गुस्सैल तो नहीं है, चिड़चिड़ा तो नहीं है, ये चीज़ें देख लिया नक्स में हमने। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर नक्स कट गया यहाँ पे। ठीक है, प्यास लग रही है, नहीं लग रही, मान लो उसने बोला प्यास लग रही है मुझे, ठीक है, हल्की फुल्की, तो नक्स कट गई। फिर आर्सेनिक करना है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस तो नहीं हो रही, जैसे ही पानी पिया तुरंत तो नहीं उल्टी हो जा रही, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी तो नहीं हो रही पेशेंट को, तो नहीं, ये भी सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं अगर, तो फिर यहाँ पे आर्सेनिक कट गया। कार्बोवेज, गैस तो नहीं बन रही है, साथ में उसने बोला गैस तो नहीं बन रही है। फिर दर्द कहाँ पे हो रहा है, उसने बोला मुझे पूरे पेट में हो रहा है, पहले ही देखिए बोला वांडरिंग पेन है। कार्बोवेज का पेन अपर एब्डोमेन पे होता है, यहाँ पे होगा। ठीक है, गैस बनेगी और इरेक्टेशन से रिलीफ मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं मिला तो कार्बोवेज भी कट गया हमारा। ठीक, अब हमें पल्स कंफर्म करना है, तो पल्स के लिए हम क्या पूछेंगे, प्यास लग रही है, उसने बोला प्यास नहीं लग रही, थर्स्टलेस है। ठीक है, मुंह सूख रहा है, उसने बोला हाँ मुंह सूख रहा है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, और पहला कॉज सबसे मेन है ही है, स्टमक जो डिस्टर्ब होता है, आफ्टर फैटी, ऑयली या रिच फूड की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें हमें मिली तो फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पल्स यहाँ पे हम प्रेस्क्राइब कर देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे मेडिसिन सेलेक्ट करने का तरीका होता है। अब जैसे यहीं पे अगर कार्बोवेज देना होता तो इरेक्टेशन से रिलीफ मिलना चाहिए, पेन अपर एब्डोमेन पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हो सकता था। नक्स होता तो नक्स के लिए पेशेंट को चिली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिलीनेस के साथ हो। ठीक है, और उसको स्टूल की जैसे अर्जिंग होती है तो स्टूल जाएगा, वो जैसे ही पेट में दर्द हुआ स्टूल जाएगा, ये सिम्टम्स मिलना चाहिए और उससे रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बोला पेट में मुझे दर्द हो रहा है, अब पेट में दर्द हो रहा है और जैसे स्टूल के लिए जाएगा तो उसे रिलीफ मिल जाएगा स्टूल होने से। तो ये हमारे नक्स का सिम्टम हो गया। अब यहीं आर्सेनिक का क्या है, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस के साथ होना चाहिए, प्रोस्ट्रेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यास लगना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए,
ये चीज़ें मिलेंगी। वीकनेस बहुत लगेगा, बहुत परेशान हो जाएगा इतनी दिक्कत में पेशेंट, ऐसा लगेगा मैं उठ नहीं पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा, कोई उसे लेकर आएगा इसके लिए, तो फिर यहाँ पे आर्सेनिक हो जाएगा। तो ये हमारे मेडिसिन सेलेक्ट करने का तरीका है। इसी बेसिस पे अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे एक्यूट में। तो ऐसे ही आप आगे की मेडिसिन आप ऐसे ही करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें पूछ सकते हैं हमसे कमेंट में, ठीक है। अगला फिर हम टॉपिक लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्रॉनिक केस टेकिंग